नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने कल के सेशन में बताया, हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये दूसरा क्लास है। इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बार बता दीजिए, आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं, सब कुछ क्लियर है ना? तो लास्ट लेसन में दोस्तों हमने बात की थी मेवाड़ के इतिहास की। और मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों हमने स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो स्टार्ट किया था, जिसमें दोस्तों हमने बात की थी मेवाड़ के इतिहास में किस प्रकार से यहाँ से वंश की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पर वंश आगे बढ़ा था, और कौन शासक था जिसने यहाँ पर भुइल वंश की स्थापना की थी। और सबसे लंबा जो वंश चला था दोस्तों, उस वंश के बारे में हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों इसी सीरीज में हम आज का सेशन आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ अगले शासकों में। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 मिनट में पुरानी क्लास रिवाइज करवा देता हूँ कि कल हमारी जो क्लास हुई थी दोस्तों, उस कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, कल की क्लास में हमने बेसिकली जिस प्रकार से प्राचीन नाम क्या था यहाँ का, फिर उसकी उत्पत्ति के संबंध में हमारे पास जो दो मत आते हैं, एक अबुल फजल का और दूसरा दोस्तों हमारे पास मत आता है कर्नल जेम्स टोड का। इसके बारे में हमने चर्चा की थी किस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि ये गुजरात के शिलादित्य के वंशज हुए हैं। उसके अलावा अबुल फजल ने इनका संबंध बताया दोस्तों ईरान के नौसे का आदिल के वंशज। तो इसी सीरीज में उसके बाद में दोस्तों हमने वीर विनोद के बारे में बात की थी। और उसके बाद में विजयभूप नामक एक शासक आए थे जिसने अयोध्या से अपनी राजधानी वल्लभी। दोस्तों फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि वल्लभी जो है वो कहां पर है दोस्तों, वल्लभी गुजरात है। उस वर्तमान जो गुजरात है उसका जो उत्तरी भाग है वहां पर वल्लभी नामक एक स्थान था जहां से शिलादित्य ने अपने वंश की स्थापना की थी, जहां पर विजयभूप ने उनके वंशज हुए थे, विजयभूप जिसने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो ये कुछ था दोस्तों हमारे पहले सेशन में जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अब बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के आगे के शासकों के बारे में। एक बार बता दीजिए दोस्तों, आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है? तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम मेनली इसके आगे के जो वंशज है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि यहाँ पर कुछ प्रतापी शासक हुए थे, जैसे बप्पा रावल नाम के एक शासक हुए थे। तो बेसिकली दोस्तों भीलों के द्वारा जो बप्पा रावल थे, इनका वास्तविक नाम था काल भोज। उनको सभी के द्वारा कहा जाता था बापजी बापजी, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, बप्पा रावल। इन सब बिंदुओं के बारे में चर्चा करने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ के कुछ शासक थे जिसके बारे में चर्चा की थी, किस प्रकार से रावल शाखा और राणा शाखा की स्थापना हुई थी। उसके बाद में दोस्तों हमने बात की थी कि किस प्रकार से दो पुत्र हुए थे, सामंत सिंह और कुमार पाल, जिनके द्वारा जो जालोर के कितु चौहान थे उनके साथ संघर्ष हुआ था। सामंत सिंह को पराजित कर दिया और कुमार पाल ने पुनः मेवाड़ में भुइल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में जैतर सिंह के बारे में हमने अध्ययन किया था दोस्तों। जैतर सिंह के बाद में हमने तेज सिंह के बारे में पढ़ा था। और तेज सिंह के बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था हमारे पास समर सिंह, जिनके द्वारा हम रणथंबोर का इतिहास पढ़ते हैं तब एक नाम आता है दोस्तों हमीर का, जिसने हमीर को पराजित किया था। हमीर ने पराजित किया था समर सिंह को। यहां तक हमने इतिहास के बारे में चर्चा कर ली थी। तो चलिए दोस्तों इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अब उससे आगे जो शासक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार सभी जुड़ जाइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास आता है समर सिंह के पुत्र थे दोस्तों रतन सिंह। जैसा कि हमने कल की क्लास में चर्चा की थी दोस्तों, इनके दो पुत्र हुए थे प्रमुख, जिनका एक का नाम था ज्येष्ठ पुत्र था रतन सिंह और जो छोटा पुत्र था उनका नाम था कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण दोस्तों यहाँ से चले जाते हैं नेपाल और नेपाल जाके उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम हम पढ़ते हैं दोस्तों राणा शाखा। तो इसे दोस्तों राणा शाही के नाम से भी जाना जाता है। कौन था दोस्तों वो? कुंभकर्ण था। किसका भाई था? रतन सिंह का भाई था, जिसने नेपाल जाके राणा शाखा या राणा शाही की वंश की स्थापना करता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई इनके इनिशियल स्टेटमेंट या स्टार्टिंग का जो आरंभिक इतिहास था उसके बारे में। अब एक बड़ा रोचक तथ्य आपके सामने आता है, जैसा कि सभी सुनते हैं रानी पद्मिनी की स्टोरी के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको ये स्टोरी बता देता हूँ। कुछ इतिहासकार हैं इस स्टोरी को मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसको नकारते हैं। तो दोस्तों ये जो पूरी स्टोरी है
मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनके द्वारा किताब लिखी गई है 1540 में अवधी भाषा में। उस किताब के अनुसार इस पर्सन को किस प्रकार से बताया गया है वो पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि रानी पद्मिनी का एक तोता था जिसका नाम था हीरामन। वो तोता आता है यहाँ पर मेवाड़ में, और मेवाड़ में आके रतन सिंह को जंगलों में बताता है कि राजा इस प्रकार की एक सुंदर राजकुमारी है जिसके साथ आपको विवाह करना चाहिए। तो उस तोते की बात सुनकर, जो हीरामन तोता था, उस तोते की बात सुनकर बताया जाता है कि रतन सिंह उसके साथ साथ वहां पर चले जाते हैं। उस दिन जंगलों में वहां पर उसके साथ घूमते हैं, और जैसे ही रानी शिकार खेलने या फिर रानी बाहर आती है तो उससे मुलाकात होती है। इस प्रकार से दोनों की प्रेम स्टोरी बताई जाती है। उसके बाद में दोनों के साथ विवाह कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो सिंपल सी इनकी थी स्टोरी। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों रानी पद्मिनी के बारे में, वास्तविक रूप में ये कहाँ की राजकुमारी थी, इसके माता और पिता कौन थे। तो दोस्तों रानी पद्मिनी थी सियल द्वीप, जो वर्तमान में हमारा श्रीलंका है, उसको बताया जाता है कि प्राचीन इसका नाम था सियल द्वीप। तो वहां की दोस्तों ये थी राजकुमारी, जिसके पिता का नाम था गंधर्व सेन और माता का नाम था दोस्तों चंपावती। तो चंपावती और गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मिनी, जिसके साथ विवाह होता है दोस्तों हमारे मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह। राणा नहीं है दोस्तों, इनको क्या बोला जाता है, राहुल रतन सिंह बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में स्टोरी कुछ आगे बढ़ती रहती है। इसके बारे में बताया जाता है कि रानी पद्मिनी बहुत ज्यादा सुंदर रानी थी। तो इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो इनके रतन सिंह के एक विद्वान हुए थे, दरबारी विद्वान हुए थे, जिनका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन नामक जो विद्वान थे, उनके द्वारा क्या होता है दोस्तों, पद्मिनी पर दृष्टि पड़ती है, और दृष्टि पड़ते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं, और उनको पूरी की पूरी नजर है उनकी उन पर ठहर जाती है। ये जो पूरी दिनचर्या है या पूरा स्टोरी है, ये दृश्य है पूरा, देख लेते हैं रतन सिंह। जैसे ही रतन सिंह इस बात को देखते हैं, नोटिस करते हैं कि जो राघव चेतन उनका दरबारी है, उनकी कुदृष्टि रानी पद्मिनी पर पड़ी है, तो इस बात पर नाराज होकर उन्होंने उनको दरबार से बाहर निकाल दिया। जैसे ही दरबार से बाहर निकालते हैं, इस बात को राघव चेतन क्या करते हैं दोस्तों, दिल पर ले लेते हैं, और बदले की भावना लेकर वहां पर चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ के इतिहास के पैरेलल हमारे दिल्ली सल्तनत में जो शासक होता है, एक महान शासक हुए थे, काफी प्रतापी शासक हुए थे, जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसे शासक थे जो मेवाड़ रियासत से पंगा ले सकते हैं। तो दोस्तों राघव चेतन क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और अलाउद्दीन खिलजी को दिन रात इसके बारे में उकसाते हैं कि जो भी है आपका, ना तो कोई शासनकारी है, ना कोई आपके पास सुंदर रानी है, ना कुछ और है, बस रानी है तो रानी पद्मिनी, और राज्य है तो सिर्फ और सिर्फ मेवाड़। तो इस बारे में सब कुछ सुनते अलाउद्दीन खिलजी को उकसाते रहते हैं, और इसी बात पर अलाउद्दीन खिलजी बताया जाता है कि एक साम्राज्यवादी शासक थे, और उन्होंने आक्रमण कर दिया कहां पर, चित्तौड़ पर। दोस्तों एक बार वापस सुन लीजिए किस प्रकार से होता है ये पूरा प्रसंग। हीरामन तोता आता है रतन सिंह के पास, रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बखान करता है। रतन सिंह उसके साथ जाते हैं सियल द्वीप, वहां से विवाह कर लेते हैं। विवाह करके आते हैं पुणे मेवाड़ में। मेवाड़ में उनके एक दरबारी विद्वान हुए थे राघव चेतन, जिनकी कुदृष्टि पड़ती है दोस्तों पद्मिनी पर। रानी पद्मिनी पर कुदृष्टि का जब प्रसंग दृश्य राजा देखते हैं तो देख के नाराज हो जाते हैं। उनके द्वारा राघव चेतन को दरबार में से निष्कासित कर दिया जाता है, या दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। इस अपमान को लेकर राघव चेतन तात्कालिक दिल्ली सल्तनत के जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं, और बदले की भावना से अलाउद्दीन खिलजी को उकसाते हैं दिन रात के राजा, जो रानी है वो है पद्मिनी। इस प्रकार से दोनों के बीच वार्तालाप होती है, लगातार इसके बीच में बातें होती है, जिससे अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। तो ये था इसका जो बेस है दोस्तों। चित्तौड़ आक्रमण मेवाड़ के इतिहास में काफी महत्व रखता है, जिसका जो बेस है, किस प्रकार से इस युद्ध की नींव रखी गई है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारे साथ ऋषभ कुमार जी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल ऋषभ कुमार जी, हम आपकी बात को सुन रहे हैं। बिल्कुल आपके जो भी डाउट है ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हो आप, बिल्कुल हम करवाएंगे। एक बार मेवाड़ का इतिहास है वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बिल्कुल ऋषभ कुमार जी, बिल्कुल करवाएंगे। एक बार आप मेवाड़ का इतिहास ध्यान से समझिए। मेवाड़ के इतिहास से संबंधित कोई आपको डाउट है तो जरूर पूछिए।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राघव चेतन के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को उकसाने के बाद में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, नेट से मैंने एक पिक ली है। रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि बहुत सुंदर रानी हुई थी। अब देखिए दोस्तों, वाकई में इस आक्रमण के जो कारण है, कुछ कारण बताते हैं। अलग अलग इतिहासकारों का इस आक्रमण के बारे में अलग अलग मत बताया जाता है। तो इस आक्रमण के वास्तविक रूप से तीन प्रमुख मत बताए जाते हैं कि सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया था, क्योंकि जो चित्तौड़ है एक काफी समृद्ध साम्राज्य था, जिसकी वजह से उसका प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। और उसके साथ साथ जो चित्तौड़ है दोस्तों, उसका सामरिक और व्यापारिक महत्व था। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा यहाँ पर समझिए, हमारा दिल्ली था उत्तर की तरफ और नीचे रहता है मालवा वाला क्षेत्र दक्षिण में। तो दिल्ली राज्य और मालवा राज्य के बीच में इसके जो व्यापारिक मार्ग है, उस मार्ग के बीच से पड़ता था चित्तौड़, जिसकी वजह से दोस्तों इसका सामरिक और व्यापारिक महत्व रहता था। क्योंकि कोई भी दिल्ली से अगर कोई सेना या फिर कोई माल का व्यापार करने के लिए जाए तो उसके लिए रास्ते की जरूरत पड़ती थी, और बड़ी रियासत के रूप में चित्तौड़ एक बाधा बनता था। इसकी वजह से चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक साम्राज्यवादी सोच के शासक थे। वो क्या करना चाहते थे, पूरे भारत पर शासन स्थापित करना चाहते थे। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक थे, जिसकी वजह से भी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से चित्तौड़ के जो 1303 का जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था, उसके प्रमुख तीन कारण बताते हैं। इसके साथ साथ चौथा कारण दोस्तों बहुत सी पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है, रानी पद्मिनी की सुंदरता की वजह से भी इन्होंने आक्रमण किया था। दोस्तों इस आक्रमण के बाद में क्या होता है, काफी लंबे समय तक चित्तौड़ के किले के चारों तरफ घेराबंदी रहती है। और घेराबंदी के बाद में दोस्तों ये जो साका होता है, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को साका होता है। दोस्तों साका के अंतर्गत दो घटनाएं होती है, एक होता है जौहर और दूसरा होता है केसरिया। दोस्तों केसरिया किसके द्वारा किया जाता है, केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा या फिर जो सेना होती है उसके द्वारा। और जौहर है वो किया जाता है दोस्तों, जितनी भी रानियां या महिलाएं होती है वो विधि पूर्वक, एकदम विधि पूर्वक सज्जित होकर, श्रृंगार कर कर, पूरा श्रृंगार कर कर विधि पूर्वक अग्नि को स्वयं को समर्पित कर देती है। ये जो घटना होती है वो कहलाती है दोस्तों जौहर। इसमें केसरिया में दोस्तों क्या होता है, जितने भी राजा होते हैं, सैनिक होते हैं दोस्तों, वो केसरिया वस्त्र धारण कर कर किले के दरवाजे खोल देते हैं और युद्ध करते हैं। दोस्तों इस युद्ध का एकमात्र जो उद्देश्य होता है, करो या मरो रणनीति से इस युद्ध में उतरते हैं। कहा जाता है कि इस युद्ध का एक ही मकसद होता है कि अब तो लड़कर मरना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस युद्ध में दोस्तों दो प्रमुख नाम आते हैं, गोरा और बादल। इन दो प्रमुख नामों के जो सेना नायक थे वो अद्भुत वीरता के साथ लड़ते हैं, और ये क्या होते हैं दोस्तों, शहीद हो जाते हैं इस युद्ध में। बताया जाता है गोरा और बादल इस युद्ध में जो भाग लेते हैं दोस्तों, वो रानी पद्मिनी के भाई और भतीजे थे। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। इस युद्ध में संपूर्ण जो गुइल वंश है वो एक बार नष्ट हो जाता है। और इस किले पर अधिकार करने के बाद में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस किले का नाम बदलकर परिवर्तित कर दिया जाता है, और उनके द्वारा अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इस किले का नाम रखा जाता है दोस्तों खिजराबाद। किसके नाम पर रखा जाता है दोस्तों, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम से ये नाम रखा जाता है। दोस्तों हम बात करें, कभी भी इतिहास की हवा में बात नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ना कोई शिलालेख या ऐतिहासिक स्रोत या फिर कोई ना कोई पुस्तक या ग्रंथ होनी चाहिए, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि इतिहास की ये जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये जो नाम है खिजराबाद, इसका जो ऐतिहासिक स्रोत है हमारे पास चित्तौड़ का दाहिवी पीर की दरगाह लेख से ये जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजर खां को वहां का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद में इसका नाम है दोस्तों क्या रखा जाता है, खिजराबाद रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ जी, बिल्कुल अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ। सुरेंद्र सिंह जावा के नाम से मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों स्रोत है वो है दाइवी पीर की दरगाह के नाम का जो स्रोत है, चित्तौड़ का एक स्रोत है जहां से हमें ये पूरी जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके बाद में इसके साथ साथ जैसे हम बात कर रहे हैं राणा हमीर की, जो कहाँ के थे दोस्तों, चित्तौड़ की बात कर रहे हैं, हमीर चौहान की, वही हम इसी के साथ बात करेंगे दोस्तों जालोर के चौहानों की, क्योंकि जालोर के चौहान भी कहीं ना कहीं मेवाड़ के इतिहास में हल्का सा यहाँ पर रोल रखते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है,
1303 से लेके 1311 तक जो चित्तौड़ का प्रशासक रहता है या फिर चित्तौड़ का जो किला संभालता है वो संभालता है खिजर खां। दोस्तों इसी के साथ समांतर हम इतिहास की बात करें तो हमारे जालोर पर भी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। 1308 में सिवाना का प्रथम शाखा होता है और सिवाना के प्रथम शाखा के बाद में दोस्तों 1311 में जालोर का शाखा होता है। तो जालोर के जो शाखा होता है उसमें कानड़देव सोनग्रा इस युद्ध में मारे जाते हैं और उनके दोस्तों छोटे भाई होते हैं मालदेव सोनग्रा। तो दोस्तों हम जालोर के इतिहास की यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मालदेव है दोस्तों वो क्या करते हैं, खिजर खां मालदेव को 1311 में चित्तौड़ का प्रशासक बना देते हैं, प्रशासक नियुक्त करते हैं। उसके बाद उन्हें ये दिल्ली चले जाते हैं। तो दोस्तों 1303 से लेके 1311 तक चित्तौड़ का जो प्रशासक रहता है या फिर चित्तौड़ का जो किला संभालता है वो कौन संभालता है, खिजर खां बताया जाता है। उसके बाद में उनका राज कार्य में मन नहीं लगा तो ये पुणे यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाते वक्त इन्होंने मालदेव जो कौन था दोस्तों, एक सोनग्रा चौहान था, जालोर इतिहास से ये संबंध रखते हैं, इनको यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है और इतिहास में दोस्तों इन्हें मुचला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनको प्रशासक नियुक्त कर देते हैं और ये यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों अब हम इतिहास के कुछ स्रोतों की बात कर लेते हैं इस युद्ध के बारे में और चित्तौड़ के इतिहास की इन घटनाओं के बारे में बताने वाले हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत है, 3-4 किताबें हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों 1540 मलिक मोहम्मद जायसी नामक एक इतिहासकार हुए थे जिन्होंने अवधी भाषा में शेरशाह सूरी के टेम्परेरी काल के हुए थे, उनके समकालीन हुए थे दोस्तों। तो उनके समकालीन थे जिन्होंने पद्मावत नामक एक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों ये अवधी भाषा की पुस्तक थी जिसमें ये पूरा प्रसंग मिलता है किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है और किस प्रकार से यहाँ के आगे के शासन कार्य है वो खिजर खां को सौंप दिया जाता है। दोस्तों इस पुस्तक में पद्मिनी की सुंदरता का भी वर्णन मिलता है और जैसा कि मैंने बताया ये पुस्तक है दोस्तों किस भाषा में रचित है, अवधी भाषा में ये पुस्तक रचित है। दोस्तों इसी के काल के बाद में शेरशाह सूरी के बाद में दिल्ली का जो शासक बनते हैं वो अकबर बनते हैं, उनके बाद में वहां के शासक आते हैं जहांगीर। तो दोस्तों इसी पुस्तक के आधार पर कुछ इसकी टिप्पणी या फिर इसी पुस्तकों को आगे बढ़ाते हुए पुस्तक की रचना की गई है जिसमें हाजी उद्दीन नामक एक लेखक आते हैं दोस्तों, अकबर के अंतिम समय में जफरुल वली नामक पुस्तक की रचना करते हैं। दोस्तों इस पुस्तक में पूरा का पूरा यही प्रसंग लिखा हुआ है, बताया जाता है कि पद्मावत पुस्तक है उसी पुस्तक के आधार पर जफरुल वली नामक पुस्तक की रचना की गई है। उसी के साथ जो फरिश्ता है दोस्तों उन्होंने तारीख फरिश्ता या गुलशन ए फरिश्ता नामक पुस्तक की रचना की है। ये एक फारसी पुस्तक है जो जहांगीर के शासनकाल के आरंभिक समय में दोस्तों इस पुस्तक की रचना की गई थी। तो इस पुस्तक में भी इसी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पुस्तक का वर्णन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों गोरा बादलरी चौपाई नामक एक पुस्तक है जिसकी रचना इतिहासकार हेमरतन सूरी के द्वारा रचित पुस्तक है। इसमें गोरा बादल की जो वीरता पूर्वक लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं इसके बारे में, इस प्रसंग के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों कुछ समय के बाद में यहाँ पर शासक रहते हैं मालदेव चौहान, यहाँ के प्रशासक रहते हैं। उसके बाद में मालदेव जो सोनग्रा है दोस्तों उनके पुत्र होते हैं बलवीर सोनग्रा, वहां के प्रशासक बनते हैं। तो दोस्तों इसी के समकालीन इसी के साथ साथ हमारे पास जो सोनग्रा चौहान है सिसोदा गांव के अरी सिंह के पुत्र हुए थे दोस्तों हमीर, जिनको बोलते हैं राणा हमीर। तो वहां के जो राणा हमीर हुए उनके द्वारा बलवीर सोनग्रा को दोस्तों हराकर या पराजित कर पुणे मेवाड़ के अंदर जो गुइल वंश है या फिर गुइलों की जो सिसोदिया शाखा है उसकी स्थापना की जाती है। इतिहास को विस्तार से देखिए दोस्तों 1326 से लेके 1364 तक राणा हमीर का शासन रहा था। इनके द्वारा मालदेव के जो पुत्र है बलवीर सोनग्रा को पराजित किया और इनसे चित्तौड़ पुणे छीन लिया जाता है और सिसोदा गांव से आए थे, इसलिए दोस्तों इतिहासकार या इतिहास के पन्नों में इनको सिसोदिया शाखा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर राणा शाखा की स्थापना हो जाती है। दोस्तों इनके समय पर हमारे दिल्ली सल्तनत के जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, उनके साथ इनका युद्ध होता है जिसे इतिहास के पन्नों में दोस्तों सिंगोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है।
कुछ इतिहास के और स्रोत है दोस्तों। जैसे जैसे मेवाड़ के इतिहास में हम आगे बढ़ेंगे, वहां पर हम एक प्रतापी शासक हुए थे राणा कुंभा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रतापी शासक होने के साथ साथ दोस्तों इनकी साहित्य में भी काफी रुचि थी। तो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना की है, काफी प्रशस्ति की रचना की है। तो दोस्तों इन्होंने राणा हमीर की इस प्रकार से वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ते हुए पुणे मेवाड़ में सिसोदा शाखा या गोहिल वंश की शाखा की स्थापना की। इसकी वजह से दोस्तों इनको उपाधि दी है विषम घाटी पंचानन, जिसे बोला जाता है दोस्तों विकट युद्ध में शेर की भांति लड़ने वाला। और इनके द्वारा एक टिप्पणी लिखी गई है दोस्तों रसिक प्रिया, जिसमें दोस्तों राणा हमीर को कुंभा के द्वारा उपाधि दी गई है वीर राजा। दोस्तों एग्जाम में आपको यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछने को मिल सकता है या देखने को मिल सकता है कि राणा हमीर को क्या उपाधि दी थी, राणा हमीर को कुंभा ने क्या उपाधि दी थी। तो दोस्तों रसिक प्रिया में राणा कुंभा ने हमीर को वीर राजा की उपाधि दी थी। इसके बाद में देखिए दोस्तों चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा माता या फिर इसे बरवाड़ी माता के नाम से जाना जाता है, जो इनकी क्या है दोस्तों इष्ट देवी है। इसका मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था राणा हमीर के द्वारा। अब बात करें दोस्तों इष्ट देवी और कुल देवी, इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान से समझिए, दो अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए कुल का मतलब होता है दोस्तों, जिसमें गोहिल वंश की हम बात करें तो गोहिल वंश का जो प्रथम शासक है उस शासक से लेके जो इसका अंतिम शासक है वहां तक जो वंश है, जो सभी शासक किसी एक देवी या देवता की पूजा करते हैं या अर्चना करते हैं उसे बोलते हैं उसकी कुल देवी। वहीं दोस्तों इसी पूरी सीरीज में हम बात करें पर्टिकुलर कोई 3-4 पीढ़ी अगर किसी दूसरे शासक या 3-4 पीढ़ी किसी दूसरी देवी या देवता की पूजा करते हैं या अर्चना करते हैं तो उसे बोलते हैं दोस्तों उनकी कुल देवी या इष्ट देवी के नाम से जानते हैं या फिर इष्ट देवी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इनकी जो इष्ट देवी थी वो थी अन्नपूर्णा माता और इनकी जो कुल देवी थी दोस्तों वो क्या थी बाण माता। इसी सीरीज में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हमीर के बाद में यहाँ के शासक होते हैं दोस्तों राणा क्षेत्र सिंह, जिसको इतिहास के पन्नों में दोस्तों खेता के नाम से भी जानते हैं। कई कई दोस्तों इनका नाम जैत्र सिंह भी इसका नाम मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको राणा क्षेत्र सिंह नाम मिले राणा खेता मिले तो आपको सीधा सा समझना है कि हमीर के बाद में ये शासक बने थे। दोस्तों इनके शासनकाल में कुछ रोचक घटनाएं होती है, या फिर हम बात करें आगे चलकर जो महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा के समय जो मालवा रियासत है उस रियासत के साथ जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष की जो दोस्तों वास्तव में जो आधारशिला या जो वास्तव में नींव रखी थी वो राणा क्षेत्र सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। तो दोस्तों बात करें नींव किस प्रकार से रखी गई थी, तो देखिए दोस्तों उससे पहले एक फैक्ट देखिए, राणा क्षेत्र सिंह या खेता एक प्रतापी शासक हुए थे। इनके द्वारा अपने जो साम्राज्य है, अपना जो राज्य है उसका विस्तार किया गया। किस प्रकार से, अजमेर, उत्तर में अजमेर, हम बात करें दक्षिण पश्चिम में तो छप्पन का मैदान और हाड़ौती, इन वाले क्षेत्रों पर दोस्तों किसके द्वारा अधिकार किया गया था, राणा क्षेत्र सिंह के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया था। हम बात करें दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत की, हाड़ौती पर राणा क्षेत्र सिंह के द्वारा अधिकार कर लिया। इसकी जानकारी दोस्तों चित्तौड़ के एकलिंग अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पर मेंशन नहीं है, हम पीडीएफ देंगे तब मेंशन करवा देंगे। हाड़ौती क्षेत्र में जो अधिकार है राणा क्षेत्र सिंह का अधिकार हुआ था, इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों एकलिंग प्रशस्ति के अनुसार। अब देखिए दोस्तों इनके शासनकाल के समकालीन मालवा के एक शासक हुए थे दोस्तों, जिनका नाम था दिलावर खां गोरी। क्या नाम था दोस्तों, दिलावर खां गोरी इनका नाम था। तो इन पर आक्रमण किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा, हमारे जो मालवा के जो शासक है उन पर आक्रमण किया जाता है राणा क्षेत्र सिंह के द्वारा। आक्रमण किया जाता है दोस्तों, इनको परास्त कर दिया जाता है और परास्त करके इनकी इस युद्ध में क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध में इनकी मृत्यु होने की वजह से यहाँ से दोस्तों मेवाड़ और जो हमारा मालवा है उनकी वास्तविक रूप से दोनों की अनबन या दोनों के बीच में जो संघर्ष की नींव रखी जाती है, आधारशिला रखी जाती है या शुरुआत होती है, वो दोस्तों राणा क्षेत्र सिंह के द्वारा दिलावर खां गोरी की जो मालवा के युद्ध में इनको पराजित करके मृत्यु हो जाती है। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में, दोनों रियासतों के बीच में काफी लंबे समय तक इनके साथ संघर्ष चलता रहता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों राणा लाखा या फिर हम बात करें राणा लक्ष्य सिंह की, इनके बाद में यहाँ के शासक बनते हैं। 1382 से लेके दोस्तों इनका शासनकाल रहता है
1421 में। दोस्तों इनके शासनकाल में भी काफी रोचक तथ्य हैं, प्रेम प्रसंग भी है और वीरता पूर्वक कुछ कार्य किए गए हैं, उसके बारे में भी हमारे पास प्रश्न मिलते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम बात करें जैसे कि हम 1316 तक दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों वहां पर शासक हुए थे अलाउद्दीन खिलजी। तो राजस्थान रियासत की विभिन्न रियासतों की बात करें, चाहे हम मेवाड़ की बात करें, चाहे हम किसकी जैसलमेर की बात करें, चाहे हम बात करें इधर जालोर की, सिवाना की, तो जितने भी रणथंभौर की, ये जितने भी जो शाखा हुए दोस्तों, मेजर रूप से जो शाखा हुए थे राजस्थान के स्टार्टिंग के, वो सारा के सारा शाखा किसकी वजह से हुए थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। तो दोस्तों वो आक्रमण करते, रियासतों को जीतते, उनको लूटते, इसके साथ साथ दोस्तों जितने भी हमारे राजस्थान के हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर थे, उन मंदिरों को भी लूटा गया था। दोस्तों जब मंदिरों को लूटा जाता है तो यहाँ पर अगले शासक आते हैं हमारे पास मेवाड़ के राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। दोस्तों इनके शासनकाल में एक विशेष घटना घटित होती है। जावर नामक उदयपुर में एक स्थान है और उस स्थान पर चांदी की एक खान मिल जाती है। दोस्तों चांदी की खान मिलना मतलब आर्थिक स्थिति है वो काफी सशक्त हो जाती है, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है हमारा मेवाड़। जैसे ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है दोस्तों, इनके द्वारा जितने भी हमारे मंदिर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लूटे गए थे, उनका पुनः रिकंस्ट्रक्शन या पुनः पुनर्निर्माण जो करवाया जाता है वो राणा लाखा के द्वारा करवाया जाता है। इनके शासनकाल में एक और चीज होती है दोस्तों, इनके छितर नामक एक बंजारा होता है। उस बंजारा के द्वारा दोस्तों यहाँ पर उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है और इसी झील के पास दोस्तों एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। पिछोला झील के पास एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। दोस्तों इस नटनी का नाम बताया जाता है कल्की नामक नटनी। क्या बताया जाता है? कल्की। कल्की नामक नटनी थी। दोस्तों इसकी भी स्टोरी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, काफी अच्छी स्टोरी है इनकी भी। बताया जाता है कि राणा लाखा को कुछ सैनिक या फिर इनके सेनापति बताते हैं कि महाराज हमारे राज्य में या हमारे क्षेत्र में एक इस प्रकार की कलाकार है जो रस्सी पर, अगर पानी के ऊपर दो साइड में रस्सी बांध दी जाती है तो पिछोला झील को बिना किसी सहारे के, बिना कुछ पकड़े पार कर सकती है। तो दोस्तों इस बात पर राणा लाखा है वो संकोच खाते हैं और आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस प्रकार से ये कलाकार ऐसी घटना कर देती है तो हम उसको अपने राज्य है मेवाड़ का, वो आधा राज्य उनको देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इस प्रकार का बोला जाता है, आधा राज्य हम उनको दे देंगे। तो इस शर्त पे दोस्तों सभी सभा के सामने पिछोला झील है उन दोनों तरफ रस्सी बांधी जाती है। उस रस्सी पर इस जो कल्की नामक नटनी है उसने चलना प्रारंभ किया। दोस्तों बताया जाता है आधी से ज्यादा रस्सी पार कर लेती है, पिछोला झील आधी से ज्यादा पार कर लेती है। तो उस समय जो राजा है हमारे लाखा, राणा लाखा, वो आश्चर्य में आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर इन्होंने रस्सी के माध्यम से अगर पिछोला झील पार कर ली तो हमारा जो राज्य क्षेत्र है उसका आधा राज्य क्षेत्र इनको देना पड़ सकता है। तो इस बात पर दोस्तों क्या होता है, जो नटनी है उस नटनी जैसे ही उस रस्सी पे चलती है तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि उनके रस्सी को कटवा दिया गया था, या फिर कुछ इतिहासकार इस प्रकार से कहा जाता है कि उसके पुत्र की आवाज या रोने की आवाज सुनकर वो नटनी है, कंसंट्रेशन है उसका हट जाता है, उसका ध्यान हट जाता है और खुद वो किस में गिर जाती है दोस्तों? पिछोला झील में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इस पूरी घटना में सच्चाई कितनी है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। लेकिन इसकी विशेष रूप से जो हमारी को ध्यान में रखना है दोस्तों, वो क्या बात है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर जो बंजारे के द्वारा झील का निर्माण करवाया गया था वो है पिछोला झील, और यहाँ पर जो राणा लाखा है उनके द्वारा चबूतरे का निर्माण करवाया गया था वो है नटनी का चबूतरा। दोस्तों इतिहास के अंदर इस प्रकार के सवाल है, कला एवं संस्कृति से संबंधित सवाल, किसी भी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, नटनी का चबूतरा है वो किस झील के किनारे बना हुआ है, या फिर किस शासक के समकालीन इनका निर्माण हुआ था। तो ये स्टोरी थी दोस्तों। अब एक स्टोरी इसी के समकालीन या इसी के साथ साथ और चलती है। हमारे बूंदी के शासक हुए थे, उनका पुत्र था कुंभा हाड़ा। दोस्तों चौहानों की हाड़ा शाखा के द्वारा शासित क्षेत्र है हमारा बूंदी, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है।
तो दोस्तों इनके समकालीन यहाँ के जो युवराज थे या फिर हम राजकुमार की बात करें, कुंभहाड़ा नामक यहाँ का राजकुमार हुआ था। दोस्तों ये आए हुए थे यहाँ पर हमारे राणा लाखा के यहाँ, और उस समय दोस्तों राणा लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि हम बूंदी को ध्वस्त कर देंगे या बूंदी को पराजित कर देंगे। दोस्तों कुछ इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो इनके मंत्रिमंडल बताते हैं दोस्तों कि अगर आप बूंदी को नष्ट करना चाहते हो तो उनके साथ वैवाहिक संबंध थे, उनके साथ अच्छे संबंध थे कि इस प्रकार से युद्ध क्यों किया जाए। तो इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि मेवाड़ में एक नकली छोटा सा कमरा बनाया और उस कमरे के ऊपर बड़ा सा नाम लिख दिया कि बूंदी। तो दोस्तों जैसे ही ये नाम लिखा, उस समय यहाँ के राजकुमार थे कुंभहाड़ा, वो भी उपस्थित थे हमारे कहां पर, मेवाड़ में। तो दोस्तों बताया जाता है कि जैसे ही उस पर गोली दागी गई या उस पर आक्रमण किया गया था, उस समय यहाँ दरबार में जो कुंभहाड़ा थे वो उसकी रक्षा करते हुए दोस्तों शहीद हो जाते हैं। तो कुंभहाड़ा दोस्तों किसमें शहीद हो जाते हैं, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। और ये किसके शासनकाल की बात है दोस्तों, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के शासनकाल की घटना है। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं एक रोचक तथ्य, काफी अच्छा प्रेम प्रसंग आता है हमारा। मारवाड़ के जो शासक है चुंडा, उनके पुत्र होते हैं रणमल और पुत्री होती है दोस्तों हंसाबाई। इधर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर राणा लाखा का जो पुत्र है दोस्तों, उनका भी नाम है चुंडा। तो राव चुंडा की जो पुत्री है हंसाबाई, उसका जो नारियल है दोस्तों, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम कि रिश्ता लेकर हमारे पास आते हैं रणमल, या मेवाड़ के दरबार में आते हैं राणा लाखा के दरबार में। दोस्तों बताया जाता है कि उस समय जो राणा लाखा है उनकी उम्र है वो काफी ज्यादा हो जाती है, वृद्ध राजा होते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे ही उनका नारियल, हंसाबाई का जो नारियल रणमल उनके हाथ में देते हैं गलती से, तो बोलते हैं कि क्या अब ऐसा समय आ गया कि वृद्ध व्यक्ति के लिए भी कोई रिश्ता लेकर आते हैं। तो इस बात पर दोस्तों जो रणमल है वो नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये रिश्ता महाराज आपके लिए नहीं, आपके पुत्र के लिए है। तो दोस्तों इस पूरी घटना में क्या होता है, जो राव चुंडा की तरफ से रणमल रिश्ता लेकर आते हैं और जो मेवाड़ के जो राजकुमार है चुंडा, उनके द्वारा बाद में ये प्रपोजल अस्वीकार कर दिया जाता है कि जब नारियल हमारे पिताजी को दिया है तो विवाह भी पिताजी के साथ किया जाना चाहिए या फिर महाराज के साथ किया जाना चाहिए। दोस्तों इस घटना पर रणमल है उनके द्वारा एक शर्त रख दी जाती है कि विवाह हम कर देंगे यदि जो हंसाबाई का और राणा लाखा का जो पुत्र होगा वो अगर अगला जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा या शासक बनेगा, ये हमें विश्वास दिलाया जाए या फिर ये किसी हमें वचन दिया जाए तो ये विवाह हम करवा सकते हैं। दोस्तों इस बात पर जो हमारे इस अवसर पर जो लाखा के जो पुत्र थे चुंडा, उनके द्वारा एक प्रतिज्ञा की जाती है, क्योंकि दोस्तों वैसे तो राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था वो कौन था, चुंडा था। तो चुंडा ने प्रतिज्ञा ली थी दोस्तों कि मैं आजीवन यहाँ पर शासन पर अधिकार नहीं जताऊंगा और ना ही मैं विवाह करूंगा। इस प्रकार की भीष्म प्रतिज्ञा के लिए दोस्तों इनको क्या बोला जाता है, ऐसी प्रतिज्ञा के लिए इनको इतिहास के पन्नों में मेवाड़ का भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस प्रकार के जो विशेष बलिदान को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इनको कुछ और उपाधियां दी जाती है। दोस्तों कुछ और उपाधियां दी गई है, उसके बारे में देखिए दोस्तों। इनके कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे, जैसे कि इनको चार जो मेवाड़ रियासत के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। दोस्तों मेवाड़ रियासत में 3 प्रकार के ठिकाने हुआ करते थे। हम कल्चर की बात करेंगे या प्रशासन की बात करेंगे मेवाड़ की, तब और बताएंगे। मेवाड़ में 3 श्रेणी के ठिकाने होते थे, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के ठिकाने। उसमें दोस्तों प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने होते थे उसमें से 4 बड़े जो ठिकाने थे वो दोस्तों किसको दिए गए, चुंडा और इनके वंशज को दिए गए थे। इसके साथ साथ दोस्तों इनको जो सेना थी, मेवाड़ की सेना थी, उस मेवाड़ की सेना का जो अग्रिम भाग होता है दोस्तों, हरावल होता है, उस हरावल का जो नेतृत्व करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है वो किसको होता है, राव चुंडा और इनके वंशज को दिया गया था। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ विशेषाधिकार और भी दिए गए थे, जैसे कि अगर यहाँ पर शासक नहीं होता है, शासक की अनुपस्थिति में अगर मेवाड़ रियासत की राजधानी को संभालने का जो कार्यभार है वो किसको होगा दोस्तों, सलूबर के चुंडा या फिर इनके वंशज को दिया जाएगा। इसके साथ
दोस्तों जितने भी राजपत्र है या फिर जितने भी लेटर है, इन लेटर पर जो सिग्नेचर होंगे दोस्तों, वो राजा के साथ साथ सलूम्बर के जो राव चुंडा को दिया गया था या फिर इनके वंशज जो होंगे वो इन पर हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार से इस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए दोस्तों इनको काफी कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए थे। हरावल की बात की दोस्तों, यहाँ पर हरावल नाम आया तो इसके साथ एक नाम और बता देता हूं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, चंदावल। दोस्तों चंदावल का मतलब होता है सेना का जो लास्ट टुकड़ी होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं चंदावल। हरावल बोला जाता है दोस्तों सेना की जो अग्रिम टुकड़ी होती है उसका जो नेतृत्व करता है या सेनापति होता है दोस्तों, उसे बोला जाता है हरावल। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये बात हमने चर्चा कर ली थी, सलूबर नामक सबसे बड़ा ठिकाना है वो किसको दिया जाता है दोस्तों, ये उदयपुर में है। आज भी ये सबसे बड़ा ठिकाना है दोस्तों। अगर उदयपुर के हो आप या जानते हो तो वहां पर ये नाम काफी पॉपुलर होता है। राजधानी राणा की अनुपस्थिति में दोस्तों, ये भी हमने बात कर ली थी, अगर राणा अनुपस्थित है तो राजधानी का जो कार्यभार है वो किसके द्वारा संभाला जाएगा, सलूबर के जो चुंडावत है या फिर इनके वंशज है इनके द्वारा संभाला जाएगा। इसके साथ दोस्तों मेवाड़ के शासक हैं वो राणा के राज तिलक है वो कौन करेगा दोस्तों, सलूबर के रावत करेंगे या फिर इनके वंशज के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों इतिहास के पन्नों में हमने कुछ शासक थे, उन शासकों के बारे में हमने चर्चा की थी दोस्तों। ऋषभ जी का कहना है शानदार क्लास, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेवाड़ के शासकों का राज तिलक किसके द्वारा किया जाता था, सलूबर के रावत के द्वारा। दोस्तों इस प्रकार से हमने मेवाड़ रियासत की प्राचीन उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी उससे लेकर दोस्तों हमने राणा लाखा के समय तक की गतिविधियों के बारे में चर्चा कर ली है। इसके आगे दोस्तों कल से हमारी रेगुलर क्लास होगी दोस्तों। कल से हम लाइव आएंगे बिल्कुल 4 बजे और 4 बजे से कंटिन्यू हमारी लाइव क्लास चलेगी और इसके दोस्तों पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोस हम लगातार राजस्थान हिस्ट्री के बाद में, जैसा कि इनका कहना है, ज्योग्राफी और अन्य सीरीज के भी हम वीडियोस लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।